तो उस डिले की वजह से हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में क्या क्या इश्यूज़ और ज़्यादा क्रिएट हो सकते हैं। नी हमारे शरीर का एक हिस्सा है। क्या हम ये कह सकते हैं कि आर्थराइटिस आपके डेथ रिस्क को भी बढ़ाता है? सो एक चीज़ दूसरे को इम्पैक्ट करती है। नी रिप्लेसमेंट में एक्चुअली रिप्लेस हो क्या रहा है? इस एरिया में डिजनरेशन हुआ, आपस में घिस के ये घिस गए। प्लास्टिक का मटेरियल और मेटल ये सब साथ में हम इस्तेमाल कर रहे हैं अपने घुटने में। हाउ सेफ इट इज़ फॉर द पेशेंट? कोई भी डॉक्टर नहीं चाहेगा कि आपका सर्जरी खराब हो। प्री सर्जरी आप क्या क्या रिकमेंडेशन देते हैं किसी नी रिप्लेसमेंट के आइडियल कैंडिडेट के लिए? ये वो पेशेंट हैं जो सर्जरी से पहले भी एंड एक्चुअली ये करते करते वी ऑल्सो बिकम अ पार्ट ऑफ देयर फैमिली। क्या हमें हर बार ज़रूरत है कि हम पूरा का पूरा ही नी रिप्लेस करें? 25 से 30 साल की उम्र में उनको जॉइंट रिप्लेसमेंट की ज़रूरत पड़ जाती है। अब एल्डरली पेशेंट्स में बीपी की बीमारी भी होगी, शुगर भी हो सकता है, उनको हार्ट की प्रॉब्लम भी हो सकती है कुछ ना कुछ। तो क्या ऐसे पेशेंट्स को आप एक्चुअली टोटल नी रिप्लेसमेंट रेकमेंड करते हैं? डॉक्टर नमिता, आपने बात करी थी इमोबिलिटी इज़ मोर डिसेबलिंग, कि वो 2 साल 3 साल सर्जरी डिले करते हैं और उसका इम्पैक्ट उन्हें ज़्यादा खतरनाक तरीके से झेलना पड़ता है। तो अगर हम बात करें डिले इन सर्जरी की, तो उस डिले की वजह से हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में क्या क्या इश्यूज़ और ज़्यादा क्रिएट हो सकते हैं, उसके बारे में हमें बताइए। सो जैसे हम बात कर चुके हैं कि ऑस्टियोआर्थराइटिस की स्टेजेस हैं ना, तो स्टेज 1 to 3 में there is hope that you can reverse or maybe you can your symptoms can be taken care of. But once you reach that stage where TCR is actually या surgery is actually recommended कि घुटने इतने खराब हो चुके हैं कि वो actually घिस रहे हैं every time you are moving your knee, उस स्टेज पे अगर हम सर्जरी प्रिवेंट करते हैं तो ऑफ कोर्स हम कैसे सर्जरी प्रिवेंट करते हैं, हम अपनी रिस्ट्रिक्शन कर देते हैं ज़िंदगी में कि मैं चलूँगी नहीं, आई वोंट डू एनी एक्टिविटी जिससे मेरा पेन एग्रवेट होता हो। तो धीरे 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 दीज पेशेंट्स गेट रिस्ट्रिक्टेड टू द बेड एंड वंस योर मूवमेंट डेली एक्टिविटीज गेट रिस्ट्रिक्टेड, बहुत सारे ऐसे कॉम्प्लिकेशंस है ह्यूमन बॉडी में। जैसे मैंने बोला, नी हमारे शरीर का एक हिस्सा है एंड गॉड हैज़ बिन आई थिंक द मोस्ट AI के जनरेशन से पहले भी आई थिंक ही हैज़ बिन द क्रिएटर ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स मशीनरी ऑन द प्लैनेट। सो एक चीज़ दूसरे को इम्पैक्ट करती है। अगर एक पेशेंट बहुत लंबे समय तक बेड पर रह जाए जी, तो उसका हार्ट, उसके लंग्स, उसके पैरों की वेसल्स एंड उनमें खून जमना और उससे मेजर कॉम्प्लिकेशंस होना, और बहुत सारी जो एग्जिस्टिंग डिजीजेज उसकी हैं ऑलरेडी, उनका वर्सन होना नोन है। अब इफ़ द पेशेंट इज़ नॉट वॉकिंग और इफ़ द पेशेंट इज़ बेड रिडन, सो जब ऐसा पेशेंट फिर सर्जरी का फाइनली मन बनाता है और आता है, तो वी टेक सम टाइम इन ऑप्टिमाइजिंग या इनकी उन कंडीशंस को करेक्ट करके सेफली सर्जरी हम करा पाएं, उसके लिए हम कुछ समय लेते हैं, उन्हें करेक्शंस देते हैं एंड देन वी कैन टेक दीज पेशेंट्स अप फॉर सर्जरी। क्या हम ये कह सकते हैं? Those moderate risk patients now become high risk. Yes, absolutely. Yeah. तो डॉक्टर नमिता, क्या हम ये कह सकते हैं कि आर्थराइटिस आपके डेथ रिस्क को भी बढ़ाता है? एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। देखने में और सुनने में बहुत डिस्कनेक्टेड सी दो चीज़ें हैं, मगर जैसे मैंने कहा कि बेड पे लेटना, और मैं एक्चुअली हर पेशेंट को अपने राउंड्स पे यही बोलती हूँ कि सबसे बड़ी बीमारी है कि आप खड़े होकर चल ना सकें। ये सबसे बड़ी बीमारी है, क्योंकि वो एक चीज़ मल्टीपल इफेक्ट्स शो करती है एंड दे कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग एट टाइम्स। यूजुअली हम सोचते हैं कि अगर हार्ट की बीमारी है या आपका हाई बीपी है या मुझे लंग्स की तकलीफ है, मुझे एस्थमा है या मुझे और कोई लिवर डिजीज या और कुछ है, वो मेरे लिए ज्यादा लाइफ थ्रेटनिंग है। Yes. पर इमोबिलिटी, घुटने कम काम ना करने की वजह से वो ज्यादा लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है। डॉक्टर आशीष, नी रिप्लेसमेंट, हम रिप्लेसमेंट बार बार बात कर रहे हैं। नी रिप्लेसमेंट में एक्चुअली रिप्लेस हो क्या रहा है और रिप्लेसमेंट होता क्या है? बेसिकली हम जो टर्म तो यूज़ करते हैं रिप्लेसमेंट, बट एक्चुअली पूरा नी रिप्लेस नहीं होता है। जो घिसा हुआ पोर्शन है दोनों बोन्स का, थाई बोन का और लेग बोन का, जहाँ मिलता है वहाँ नी जॉइंट बनता है, उसकी जो लेयर होती है जो कि एक ग्रीस की तरह काम करती है, जिसको हम कार्टिलेज बोलते हैं, उसका वेयर एंड टियर होता है, तो वो बोन जो है बिल्कुल बेयर हो जाती है। एक तरीके से तो घाव हैं जो आपस में रगड़ रहे होते हैं, तो एक्चुअली वो रिप्लेसमेंट नहीं होता, रीसर्फेसिंग होता है। तो हम उस जो लेयर है उसकी जगह एक मेटल का इम्प्लांट लगा देते हैं और दो मेटल के इम्प्लांट के बीच में एक प्लास्टिक का मटेरियल होता है जो कि एक नई ग्रीस की तरह काम करता है। तो बहुत सारे लोग जो सोचते हैं कि पूरा घुटना निकाल के नया डाल देंगे, ऐसा कुछ नहीं होता।
जॉइंट की जो सिर्फ एंड की लेयर होती है, जो परत खराब होगी, सिर्फ परत के ऊपर एक नई कैप चढ़ा दी जाती है, उसी को हम नी रिप्लेसमेंट कहते हैं। तो नी रिप्लेसमेंट के अंदर आपने कहा सिर्फ रीसर्फेसिंग कर देते हैं और बीच में प्लास्टिक का मटेरियल लगा देते हैं। प्लास्टिक का मटेरियल और मेटल ये सब साथ में हम इस्तेमाल कर रहे हैं अपने घुटने में। हाउ सेफ इट इज़ फॉर द पेशेंट? देखो, एक आजकल ये सारे जो मेडिकल डिवाइस कैटेगरी में आते हैं इम्प्लांट्स, ये ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट ही इसको रेगुलेट करता है। इसका मतलब ये एक ऐसी चीज़ जो बॉडी के अंदर जा रही है वो कम्प्लीटली सेफ है नहीं सेफ, उसके लिए पूरे स्टैंडर्ड्स ये टेस्ट पास करते हैं। ये इनर्ट मटेरियल होते हैं, ऐसे होते हैं जो बॉडी एक्सेप्ट कर सकती है, कोई रिएक्शन नहीं होता। ऑफ कोर्स ऐसे नोन हैं जो कई जगह पे एलर्जिक रिएक्शन होते हैं, बट मोस्ट ऑफ द इम्प्लांट्स जो आज न्यू एज इम्प्लांट्स अवेलेबल हैं बॉडी के लिए बिल्कुल सेफ हैं। दे कैन बी यूज्ड एंड दे कैन स्टे इन द बॉडी हेल एंड हार्टी फॉर मोर देन 2 decades. So this is basically a new model with an implant. So this is the femoral component. आप हमें और थोड़ा हाँ, थोड़ा लेमैन लैंग्वेज में तो बेसिकली ये हमारा घुटना होता ये है। घुटना है। जो घुटने का ये फीमर बोन है, विच इज़ द थाई बोन, एंड दिस इज़ द लेग बोन। इस एरिया में डिजनरेशन हुआ, आपस में घिस के ये घिस गया। इतना पोर्शन हमने विद द साइज ऑफ इम्प्लांट मैच करा और सिर्फ इतने हिस्से को कट करके सिमिलर साइज का फीमर कंपोनेंट लगाया। सिमिलरली हम टिबिया में जो एरिया हमारा घिस चुका था उसकी जगह हमने अपना मेटल इम्प्लांट प्लेस किया और इन दोनों के बीच में जो भगवान ने हमें नेचुरल ग्रीस दी थी उसकी जगह ये हाईली क्रॉस लिंक पॉली मतलब एक प्लास्टिक डाल के इसको असेंबल करते हैं। सिंपल। तो इससे अगर हम देखें कि कॉमनली जब आप ये नी रिप्लेसमेंट करते हैं तो यूजुअली पेशेंट का जो ऊपर का जो घुटने का भाग होता है, यानी कि मैं अगर थाई बोन की बात करूं, वो इस प्लास्टिक के कंपोनेंट के ऊपर घिस रहा है। हाँ, मूव करता है उसके मूव ऊपर। कर रहा है उसके ऊपर, जो यूजुअली एक अगर हम कोई इम्प्लांट नहीं लगा रहे हैं और हमारी बेयर बोन्स हैं तो वो आपस में रगड़ खा रही होती है, तो इससे रगड़ने का चांस कम हो रहा है। एग्जैक्टली। सो जो नॉर्मल मूवमेंट है नी की, यू गेट बैक द मूवमेंट विद दीज इम्प्लांट्स। ओके। सो डॉक्टर आकर्ष, मैं एक चीज़ और आपसे जानना चाहूँगी कि बहुत सारे पेशेंट्स आते होंगे आपके पास, या मेरे भी कुछ रिश्तेदार हैं जो नी रिप्लेसमेंट करा चुके हैं, पर कई बार उनके फीडबैक ऐसे होते हैं कि ज़्यादा मुझे फ़ायदा हुआ नहीं इससे, क्यों ही करा ली मैंने सर्जरी, मैं अभी भी लंगड़ा के चलती हूँ, या पेन मेरा तो काबू में आया ही नहीं। तो आप कैसे डील करते हैं ऐसे So पेशेंट्स के साथ? as I said, you have to listen to the positive stories first. So जो ये ऐसा नहीं है कि सर्जरी गलत हुआ। बहुत लोग कहते हैं हमारा इस डॉक्टर ने सर्जरी गलत कर दिया, मैं इससे सर्जरी से पहले ज़्यादा बेटर थी, बट ऐसा नहीं होता। कोई भी डॉक्टर नहीं चाहेगा कि आपका सर्जरी ख़राब हो। बट आफ्टर नी रिप्लेसमेंट देर इज़ समथिंग कॉल्ड एज रिहैबिलिटेशन, फिजियोथेरेपी आम भाषा में, जो आपको 1 महीने से 1.5 महीने की बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप चाहें कि हमने सर्जरी किया और कल से आप दौड़ें, तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जो इतने सालों से घुटने के साथ साथ मसल्स जो आपकी वीकेंड थी उनको भी अब हमें स्ट्रेंथन करना है। हमने सिर्फ एक घुटने का भाग बदला है, पूरा घुटना नहीं, ऊपर के और नीचे के मसल्स नहीं। तो ये आपको चीज़ समझनी पड़ेगी कि नी रिप्लेसमेंट सर्जरी के द सर्जरी इज़ ओनली द 20%, द रेस्ट ऑफ द 80% इज़ द रिहैबिलिटेशन। ऑल्सो आई थिंक जो पेशेंट्स, हमने इतने हज़ारों पेशेंट्स को ओवर एंड ओवर स्टडी करने पर ये रियलाइज़ किया कि इन सभी पेशेंट्स में जो सर्जरी से नाखुश होते हैं या हमें लगता है कि उन्हें सर्जरी ने उतना फ़ायदा नहीं दिया, उनमें कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स पाए गए हैं। सो सबसे पहले कि लेट मी नॉट बी फिलोसॉफिकल, बट एक्चुअली इन रियल टर्म्स द वे यू अप्रोच द सर्जरी ऑल्सो मैटर्स। आई हैव सीन पॉजिटिव पेशेंट्स हु आर लाइक रियली बहुत गेयर्ड अप और प्रोसेस का भाग बनते हैं जो पेशेंट्स फिजिशियंस के साथ, उनके रिजल्ट्स डेफिनेटली बेटर होते हैं। सेकेंडली, जिनको एसोसिएटेड स्पाइन प्रॉब्लम्स रहती हैं, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ रहती है, सिवियर ओबेसिटी, मॉर्बिड ओबेसिटी रहती है, या जो ना पहले एक्सरसाइज करने को तैयार थे ना सर्जरी करने के बाद पेशेंट्स एक्सरसाइज करने को तैयार हैं, उन पेशेंट्स में हम देखते हैं कि क्रॉनिक पेन का डेवलपमेंट या सर्जरी के बाद उतना एक्टिव लाइफस्टाइल पे वापस ना आ पाना ज़्यादा नोट किया जाता है। सो आई थिंक अ लॉट ऑफ इट हैज़ टू डू विद द प्री ऑपरेटिव, सर्जरी से पहले के पेशेंट के माइंडसेट एंड फिजिकल हेल्थ स्टेटस
के ऊपर काफ़ी कुछ आप गेस कर पाते हो कि ये सर्जरी कौन से सेट ऑफ पेशेंट्स को ज़्यादा फायदा नहीं देगी, वो 10% मरीज होते हैं। तो डॉक्टर आशीष, प्री सर्जरी जैसे कि डॉक्टर नमिता ने बोला वो ज़्यादा माइंडसेट समझना ज़रूरी है। प्री सर्जरी आप क्या क्या रिकमेंडेशन देते हैं किसी नी रिप्लेसमेंट के आइडल कैंडिडेट के लिए? सो पहली बात है कि पेशेंट उस स्टेज पे हो जिसमें हमें नी रिप्लेसमेंट एडवाइस किया, और उसके बाद अगर पेशेंट एग्री करता है तो सबसे पहला तो चीज़ है कि उसको सर्जरी डिफाइन करना कि उसको एक घुटने में ज़रूरत है, दोनों में ज़रूरत है, ये डिसीजन लेना, पेशेंट की मेडिकल कंडीशन को एवेलुएट करना, और सारा कुछ करने के बाद हमें जब सर्जरी प्लानिंग हुआ तो उससे पहले उसका फिटनेस ज़रूर कराया जाता है। सारे जो उसके मेडिकल कंडीशन उसको ऑप्टिमाइज़ करना है। ऑप्टिमाइज़ करने के बाद उसका मसल्स का स्ट्रेंथ भी देखना है। अगर हमें लगता है कि वो बहुत टाइम से बेड रिडन था पेशेंट, तो कहीं ना कहीं सर्जरी के बाद भी उसको फिजियोथेरेपी में या तो बहुत टाइम लगेगा या वो सक्सेस नहीं होगा। तो उन पेशेंट्स को तो खासकर हम कुछ हफ्ते का प्री हैबिलिटेशन भी देते हैं, यानी कि सर्जरी से पहले भी हम उनको रिहैब पे या एक्सरसाइज पे डालते हैं, सो दैट जब हम 6 हफ्ते बाद या 5 हफ्ते बाद सर्जरी करें तब तो उनकी मसल्स में कुछ थोड़ा सा स्ट्रेंथ वापस आए, तभी वो सर्जरी झेल भी पाएंगे और उसका पॉजिटिव आउटकम देख भी पाएंगे। क्योंकि अगर वो बिल्कुल ही मसल वीक है और हम सीधा सर्जरी कर देते हैं तो उसके बाद उनका फिजियोथेरेपी करते भी रहते हैं तो भी उनको उतना फ़ायदा नहीं होता, और वो उस ग्रुप ऑफ पेशेंट होते हैं जो आमतौर पे डिससेटिस्फाइड होते हैं इवन आफ्टर 3 मंथ्स 6 मंथ्स डाउन द लाइन। तो ये हमारा प्री सर्जरी से पहले का पार्ट है। हमें उन पेशेंट्स को अलग करना है जिन पेशेंट को सर्जरी से पहले भी फिजियोथेरेपी का ज़रूरत है, और उसके साथ साथ उनको ऑप्टिमाइजेशन भी करना है जी। ताकि जब हम सर्जरी में जाएं तो द पेशेंट इज़ वेल प्रिपेयर्ड, पेशेंट इज़ कॉन्फिडेंट, और वो सर्जरी के बाद हमारे रिहेबिलिटेशन की एक्सरसाइज को प्रॉपरली फॉलो कर सके राइट फ्रॉम डे वन। तो अगर हम इसको थोड़ा सा कंपाइल करें इस चीज़ को, तो एक अच्छी रिप्लेसमेंट सर्जरी के लिए केवल एक उस टाइम की सर्जरी वाले टाइम को कंसिडर ना किया जाए, और उससे पहले वाली स्टेजेस भी इम्पॉर्टेंट हैं, प्री सर्जरी स्टेज भी इम्पॉर्टेंट है, उसके अंदर रिहेबिलिटेशन भी इम्पॉर्टेंट है। एक चंद्रयान गया ऊपर, 10 मिनट 12 मिनट में ऊपर पहुंच जाता है, लेकिन उस 12 मिनट की जर्नी के लिए कम से कम 3 साल का एफर्ट उससे पहले का होता है, और उस जर्नी से जो उनको रिजल्ट्स मिल रहे हैं वो कई सालों तक उसको हम स्टडी करते हैं। तो कहीं ना कहीं नी रिप्लेसमेंट एक पूरा जर्नी है फ्रॉम इंडिया टू मार्स और इंडिया टू मून, और उस जर्नी में बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट होता है। कहीं भी एक फॉल्टर हुआ वो उस जर्नी में कहीं भी फॉल फ्लैट करेगा, वो ख़राब हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं हमारा इसमें ये मानना ज़रूर है कि जब पेशेंट आए तो उसको ये समझाना ज़रूरी है कि सिर्फ इसमें सर्जन इम्पॉर्टेंट नहीं है, सर्जिकल प्रोसीजर इस सिर्फ इम्पॉर्टेंट नहीं है, बहुत सारे और फैक्टर्स हैं, वो सेफली उस सर्जरी को झेल पाएँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जो पेशेंट घर बैठा है, नहीं चल पा रहा है, लेकिन वो जिंदा तो है, आज वो सर्जरी कराने आ रहा है, ठीक होने आ रहा है, बेटर होने आ रहा है, कल से बेटर होना चाहिए जी। हम उनको और कोई कॉम्प्लिकेशन दे दें, इन्फेक्शन दे दें, क्योंकि मैंने ऐसे पेशेंट्स देखे हैं जो पेशेंट कहीं सर्जरी कराया वो इन्फेक्ट हो गए या उनके फ्रैक्चर हो गया सर्जरी के बाद। तो जो पेशेंट, वो ऐसा सब ग्रुप है जो बहुत रिग्रेट करते हैं सर्जरी के लिए, क्योंकि ये इलेक्टिव प्रोसीजर है। ऐसा तो है नहीं कि नहीं कराएंगे तो मर जाएंगे, बस ये है कि चल नहीं पाएंगे, क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत पुअर हो जाएगा, बॉडी वेट बढ़ जाएगा, खाना पीना नहीं खा पाएंगे। सो हमें बहुत रिस्पॉन्सिबली इन पेशेंट्स को इवेलुएट करना है, और ये सर्जरी उन्हीं को रेकमेंड करना है जो कि इस जर्नी में हमारे साथ कंधे से कंधे मिला के चल सके। जहाँ वो सोचे जी सब कुछ आप करो, मैं तो कुछ नहीं करूँगा, मैं फिजियोथेरेपी भी नहीं करूँगा, मैं शुगर के लिए मीठा भी नहीं छोड़ूंगा, मैं सिगरेट भी पीऊँगा, ये सब पेशेंट्स हमारे लिए मतलब खतरे की घंटी है, ये रेड फ्लैग्स हैं। ये वो पेशेंट हैं जो सर्जरी से पहले भी खुश नहीं है और सर्जरी के बाद भी खुश नहीं होंगे। तो एक सक्सेस रेट बढ़ाने के लिए कोऑपरेटिव पेशेंट होना बहुत Yes, जरूरी है। absolutely. कोऑपरेटिव सर्जन ही नहीं, कोऑपरेटिव पेशेंट भी होना It's a चाहिए। teamwork, definitely. And the team doesn't only include the doctors and the technicians and nursing staff and The everyone else, patient but is the a very patient much is also integral. part Yeah. of it. At the center of the team lies the patient. I think. पेशेंट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ अ टीम। Yeah. हर एक वो इम्पोर्टेंट आदमी जो कहीं ना कहीं उसको तैयार करने में हेल्प करता है, कहीं ना कहीं सर्जरी कराने में हेल्प करता है, और सर्जरी के बाद भी जितने भी लोग टच पॉइंट्स होते हैं, एक 5 दिन के स्टे में पेशेंट के कम से कम 60 से ज़्यादा इनकाउंटर होते हैं अलग अलग लोगों से हॉस्पिटल से। और उसके बाद वो 1 साल की जर्नी वो डॉक्टर के साथ, नर्सिंग स्टाफ के साथ, टेक्नीशियन के साथ, फिजियोथेरेपिस्ट के साथ, और डेली बेसिस पर इंटरेक्शन, मंथली विजिट्स, 3 मंथली विजिट, वो सारी चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है, सो दैट हम उसको तब तक फॉलो करते हैं जब वो कहे जी हाँ अब मैं फुली रिहेबिलिटेड हो गया हूँ, अब मेरे को फील नहीं होता कि मेरे इसमें कुछ पार्ट डला हुआ है,
they have forgotten whether some surgery was done ever. And actually ये करते करते we also become a part of their families. I've realized so many patients now message us regularly just just to drop in a good morning, because ये journey इतनी cooperation से चलती है, उनका involvement इतना ज़्यादा ज़रूरी है into the process of recovery कि we have a lot of interactions with our patients and their families as well. So and that started extends dwelling into the and that process, extends beyond. डॉक्टर आकर्ष, मैं आपसे जानना चाहूँगी, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया फेमोरल पार्ट, टिबियल पार्ट, बीच का पॉली पार्ट। क्या हमें हर बार ज़रूरत है कि हम पूरा का पूरा ही नी रिप्लेस करें, या पूरा का पूरा फेमोरल पार्ट या नीचे वाला टिबियल पार्ट ये सब एक साथ नहीं, रिप्लेस? ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको पूरे का पूरा फेमर पार्ट या टिबिया पार्ट बदलना पड़े। इसको हम बोलते हैं टोटल नी रिप्लेसमेंट, और जिसमें आधा घुटना बदला जाता है, जो बहुत कॉमनली लोग बोलते हैं मेरा आधा घुटना, उसको बोलते हैं यूनिकॉन्डाइलर नी या पार्शियल नी रिप्लेसमेंट। इसमें बेसिकली आप सिर्फ उतना ही पार्ट बदलते हैं बोन का जो इफेक्टेड है। ये सबसे थोड़ा कम है हिंदुस्तान में ये, क्योंकि दिस एज ग्रुप इज़ अराउंड 40 to 50 वाला एज ग्रुप है। हमारे पास इतनी जल्दी बहुत कम पेशेंट्स आते हैं, बट यस अब आने शुरू हो रहे हैं जिसमें सिर्फ एक कंपार्टमेंट घुटने का, दैट इज़ द मिडिल कंपार्टमेंट, क्योंकि वो वेट बेयरिंग एरिया है, वो ज़्यादा आते हैं, और उसको हम जब बदलते हैं तो हम उसको खाली पार्शियल नी रिप्लेसमेंट बोलते हैं। डॉक्टर आशीष, यंग पेशेंट्स के, जैसे डॉक्टर आकर्ष ने बात करी, यंग पेशेंट ज़्यादा आते हैं इस केस के अंदर, तो यंग पेशेंट्स में ऑस्टियोआर्थराइटिस तक तो वो पहुंचने वाली स्टेज पर होते नहीं हैं, तो और तरीके के आर्थराइटिस के अंदर भी क्या आप केवल पार्शियल नी रिप्लेसमेंट रेकमेंड करते हैं? सही, और तरीके के आर्थराइटिस, जैसे एक और कॉमन होता है रूमेटॉइड आर्थराइटिस। रूमेटॉइड आर्थराइटिस बल्कि एक कंट्रा इंडिकेशन है कि हम पार्शियल ना करें, बिकॉज वो एक सिस्टमिक डिजीज़ है, वो ब्लड के थ्रू आती है, वो हमारे ना सिर्फ बोन को, वो हमारे टिश्यूज़ को, लिगामेंट्स, टेंडन सबको इफेक्ट करती है, तो वो एक ग्लोबल इफेक्शन होता है हमारे नी जॉइंट का। तो कहीं ना कहीं जो पार्शियल की हम बात कर रहे हैं, मोस्टली वो ऑस्टियोआर्थराइटिस में या किसी फ्रैक्चर के बाद कोई हिस्सा जोड़ का ख़राब हो गया, मान लिया। आमतौर पे जब वो पार्शियल होता है, कई लोगों का ना पैदाइशी बोइंग होता है, जो लोग धीरे धीरे मतलब बोइंग की वजह से और वेट पड़ने की वजह से वो 40-45 में आधा हिस्सा ज़्यादा घिस जाता है, या कोई नॉर्मल नी आर्थराइटिस लेके आता है और वो अर्ली स्टेज पे आ जाता है, और हम देखते हैं कि उसका सिर्फ हाफ जॉइंट अभी डैमेज है। तो अगर हम उसको आज समझाते हैं कि भाई अगर आज आप आधा ठीक कराओगे तो चांसेस है कि आप आगे प्रोग्रेस ये नहीं होगा, अदरवाइज बहुत जल्दी आपको पूरा जॉइंट बदलवाने की ज़रूरत पड़ेगी। तो आमतौर पे 40s और 50s वाले जो हैं वो ऑस्टियोआर्थराइटिस के पेशेंट होते हैं। जो दूसरे तरीके के आर्थराइटिस है, मोस्ट ऑफ दोज पेशेंट्स, उनको सिर्फ आधे या 1/3 हिस्से का अफेक्शन नहीं होता, मोस्टली पूरा जॉइंट ही ख़राब होता है। उन पेशेंट्स में हम जब तक हो सकता है कंजर्वेटिव मैनेज करते हैं, जब हमें लगता है कि अब वो सारे मेजर्स फेल हो रहे हैं, तब हम उनको नी रिप्लेसमेंट रेकमेंड करते हैं। कई बार तो वो इतनी ज़्यादा जल्दी डिजीज़ बढ़ती है कि 25 से 30 साल की उम्र में उनको जॉइंट रिप्लेसमेंट की ज़रूरत पड़ जाती है। डॉक्टर नमिता, क्योंकि आप एक एनेस्थीसिया का डिपार्टमेंट हेड करते हैं, तो मैं आपको बेहोशी की डॉक्टर कह के मैं आपको संबोधित करना चाहूँगी। तो बेहोशी की डॉक्टर क्या पूरा बेहोश करते हैं टोटल नी रिप्लेसमेंट या किसी भी तरीके का नी रिप्लेसमेंट करने में, या केवल आपका लोकल एनेस्थीसिया पे आप बिलीव करते हैं? उसमें क्या हम यूज़ करते हैं? ओके, सो एनेस्थीसिया 2 प्रकार से दिया जा सकता है। एक होता है जनरल एनेस्थीसिया, जिसे कहते हैं हम सामान्य भाषा में पूरा बेहोश करना, एंड उसमें हम कुछ ड्रग्स देते हैं पेशेंट को, और उससे पेशेंट का जो ब्रेन है वो एक तरह से इट्स अ टाइप ऑफ स्लीप दैट इज इंड्यूस्ड, एंड जब सर्जरी खत्म होती है हम पेशेंट को उठाते हैं, एंड दैट्स जनरल एनेस्थीसिया। एक दूसरे प्रकार का एनेस्थीसिया होता है रीजनल एनेस्थीसिया। रीजनल जैसे कि शब्द बता रहा है कि उस पर्टिकुलर रीजन को हम नंब कर देते हैं, यानी कि वहाँ से कोई स्टिमुलस अब हमें, यानी कि पेशेंट को ना एक्सपीरियंस होगा ना उसके ब्रेन तक उसके कोई भी वाइब्रेशंस जाएंगे। सो टीकेआर के पेशेंट्स में वर्ल्ड ओवर स्पाइनल एनेस्थीसिया, यानी कि जिसमें पीछे कमर में सुई लगा के हम दवाई देते हैं, जैसे लोग समझते, दिस इज द डिस्क्रिप्शन ओवरऑल आई हैव हर्ड, कि उससे अम्लाइकस के नीचे का हिस्सा सुन्न हो जाता है और पेशेंट को कोई परसेप्शन नहीं होती ऑफ पेन और ऑफ एनी प्रोसीजर दैट इज बीइंग डन। सो स्पाइनल एनेस्थीसिया मोस्टली दिया जाता है टीकेआर सर्जरी के पेशेंट्स को, मगर जनरल एनेस्थीसिया यानी कि पूरा बेहोश करने वाला एनेस्थीसिया भी कुछ पर्टिकुलर पेशेंट्स के लिए, या पेशेंट चॉइस से, या अगर उन्हें कोई ऐसी स्पाइन की इश्यूज हैं तो उन केसेस में पूरा बेहोशी वाला एनेस्थीसिया भी सेफली इन पेशेंट्स को दिया जा सकता है।
क्या डॉक्टर नमिता एज भी एक फैक्टर है कि आप कौन सा एनेस्थीसिया देने वाले हैं? बहुत सारे फैक्टर्स। तो एनेस्थीसिया में जब पेशेंट हमारे पास आते हैं, जब सर्जरी डिसाइड कर लेते हैं, तो पेशेंट इज रेफर्ड टू अस फॉर फिटनेस। जब इस पेशेंट को हम पहली बार देखते हैं तो वो हमारी अपॉर्चुनिटी है उस पेशेंट से समझने की, उसकी बाकी बीमारियां क्या हैं, उसका माइंडसेट क्या है, वो चाहता क्या है, उसकी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, प्लस उसे ये बताने की कि उसकी जर्नी में हम उसका साथ फ्रॉम द डे ऑफ एडमिशन टिल डिस्चार्ज किस प्रकार से एनेस्थीसिया टीम उसके साथ रहेगी, पेन मैनेजमेंट टीम उसका किस प्रकार से ध्यान रख पाएगी, और हम क्या चॉइसेस हैं जो इस पेशेंट को ऑफर कर सकते हैं एट दैट टाइम, by the age of the patient, by that time, by the choice of the patient, and also looking at the diseases that the patient has. हम डिसाइड करते हैं कि ये पेशेंट क्या कैंडिडेट है जनरल एनेस्थीसिया के लिए, या फिर ये कैंडिडेट है जो कि स्पाइनल एनेस्थीसिया में सेफली ये सर्जरी अंडरगो कर सकता है। मैं आपके पास दोबारा आना चाहूँगी, पर मैं पहले डॉक्टर आशीष से पूछना चाहती हूँ कि आपके पास आते होंगे यूजुअली एल्डरली पेशेंट्स। अब एल्डरली पेशेंट्स में बीपी की बीमारी भी होगी, शुगर भी हो सकता है, उनको हार्ट की प्रॉब्लम भी हो सकती है कुछ ना कुछ। तो क्या ऐसे पेशेंट्स को आप एक्चुअली टोटल नी रिप्लेसमेंट रेकमेंड करते हैं? सी, पहला तो सवाल है कि अगर उनका आर्थराइटिस इतना सीवियर है और वो सारी चीज़ें ट्राई कर चुके हैं, उसके बाद हम डेफिनेटली ये ऑप्शन उनके साथ डिस्कस करते हैं। लेकिन कुछ भी डिसीजन लेने से पहले हम उनका बॉडी फिटनेस लेवल, मेडिकल कंडीशन एक बार इवैल्यूएट करते हैं। हम उनको हर बार कहते हैं कि सर्जरी का तो आपको ज़रूरत है, बट क्या आपकी बॉडी उसको झेल पाएगी, उसके लिए हम आपका पूरा बॉडी का एनालिसिस करते हैं। उन सारे टेस्ट की रिपोर्ट आने के बाद फिर हम उनका बेहोशी वाला जांच भी कराते हैं। तब हमें लगता है कि पेशेंट अंडरगो कर सकता है प्रोसीजर है नहीं, विदाउट एनी सिग्निफिकेंट रिस्क। बिकॉज उस एज में कुछ ना कुछ मेडिकल इशू इतना फ्लेयर अप ना हो जाए, कई बार डायबिटीज़ की वजह से कार्डिक इशू भी हो जाता है, कई बार हार्ट प्रॉब्लम भी बढ़ जाती है। तो वो सारी चीज़ें असेस करने के बाद ही फाइनली पेशेंट से डिस्कस किया जाता है कि सर्जरी करना सेफ है नहीं सेफ है। अगर वो सेफ है हम आगे बढ़ जाते हैं। कई बार क्या होता है कि प्रॉब्लम बॉर्डर लाइन होती है, अब पेशेंट को अगर दोनों घुटनों का ज़रूरत है और हमें लगता है कि दोनों करने में ज़्यादा रिस्क है, तो हम 1 बाय 1 करते हैं। तो हर पेशेंट के लिए कस्टमाइज प्लान बनता है। ज़रूरी नहीं है कि किसी को लेफ़्ट का ज़रूरत है हम दोनों ही करें, और अगर उसका मेडिकल कंडीशन बिल्कुल फिट है, पेशेंट ओबीज नहीं है, सारे फैक्टर्स वो हैं और दोनों जॉइंट्स खराब हैं, दोनों साथ में भी करते हैं, और उनका मेडिकल फिटनेस पहले कराते हैं, उसके हिसाब से एक इंडिविजुअलाइज प्लान बनाते हैं। सो डॉक्टर नमिता, ओबीस पेशेंट हुआ, दिल की बीमारी वाला पेशेंट हुआ, लिवर एलमेंट हुई या किडनी की कोई प्रॉब्लम हुई, डायलिसिस भी चलता है साथ साथ, इन पेशेंट्स में आप एनेस्थीसिया के पॉइंट ऑफ व्यू से किन चीज़ों का ध्यान रखने के लिए कहते हैं? सो थैंक्स फॉर आस्किंग दैट क्वेश्चन। एक्चुअली लास्ट 20-30 साल में हेल्थ केयर ने बहुत रेवोल्यूशन देखा है, और सर्जरी के विभाग में भी वो रेवोल्यूशन हैज़ चेंज द वे वी लुक एट सर्जरी। रोबोटिक्स तो आई थिंक घर घर अब समझ गए हैं लोग कि रोबोटिक सर्जरी क्या है। उसी प्रकार आई थिंक एनेस्थीसिया में last few years have seen revolutionary advancements in the kind of drugs we have, in the kind of monitoring systems that we have. So अब जैसे पहले अगर मैं बात करूं 10 साल पहले अगर हम ये सवाल पूछते तो बहुत सारे पेशेंट्स उस क्राइटेरिया को फिल नहीं कर पाते जिन्हें सेफली डिलीवर कराया जा सकता है थ्रू एनेस्थीसिया एंड सर्जरी। बट विद द एडवेंट ऑफ मॉडर्न मेडिसिन वो सबसेट बहुत छोटा होता चला जा रहा है, जिन्हें हम सर्जरी रिफ्यूज़ कर दें कि आपकी कंडीशन इतनी ख़राब है, आपका लिवर इतना ख़राब है या किडनी इतना ख़राब है कि हम आपको सर्जरी ऑफर ही नहीं कर सकते एज एन ऑप्शन, क्योंकि आर ड्रग्स हैव बिकम सेफर, आर मोडालिटीज़ आर सो टाइट्रेटेड कि हम मरीज़ के दिल की धड़कन, ब्लड प्रेशर, ऑक्सीजन की मात्रा, इनफैक्ट वो कितना डीपली सेडेटेड है को भी मिनट टू मिनट अपने मॉनिटर्स पर देखकर उसे एनेस्थीसिया दे सकते हैं। एनेस्थीसिया इतना टेलर मेड हो गया है कि जब तक सर्जरी चलती है उतनी देर एनेस्थीसिया जाता है, उसके विद इन 5 मिनट्स पेशेंट इज अप एंड अबाउट, राइट। तो यस, कार्डियक पेशेंट का एनेस्थीसिया एक अन्य प्रकार से प्लान किया जाता है, उसकी मेडिकेशंस को उस हिसाब से, इनफैक्ट कितना फ्लूइड दिया जाएगा पेशेंट को वो भी टाइट्रेट करने के लिए हमारे पास मेजर्स होते हैं। एक लिवर के पेशेंट में क्या चीज़ों को अवॉइड करना है, क्या चीज़ें हम सेफली दे सकते हैं। सो देयर इज़ अ टेलर मेड प्लान ऑफ एनेस्थीसिया दैट इज़ मेड फॉर ईच पेशेंट, जिसको किडनी या लिवर या डायबिटीज़ भी अगर मैं कहूँ, ये सारी परेशानियों के साथ आने वाले पेशेंट्स को हम सेफली सर्जरी करा पाते हैं, मगर एक टेलर मेड प्लान के साथ। और यहीं पर मैं एक अपॉर्चुनिटी लूँगी बताने की कि छोटी छोटी चीज़ों से भी बहुत बड़े बड़े इम्पैक्ट सर्जरी के बाद हम देखते हैं, जैसे शुगर कंट्रोल। अगर एक अच्छा शुगर कंट्रोल हम एक दिन लेके भी अगर पेशेंट को थोड़ा और ऑप्टिमाइज करें
तो हम देखते हैं कि सर्जरी के बाद ऐसे पेशेंट्स बेटर फेयर करते हैं। एनीमिया करेक्शन, अगर यही पेशेंट का हीमोग्लोबिन बहुत कम है, हम उसका पहले आयरन दे के उसको हीमोग्लोबिन बिल्ड करें और फिर हम उस पेशेंट को सर्जरी के लिए लेते हैं, हम देखते हैं ऐसे पेशेंट्स की रिकवरी बहुत अच्छी होती है। स्मोकर्स, अगर आप स्मोकिंग करते हैं, अगर एक दिन का भी स्मोकिंग छोड़ना कहता है कि सर्जरी के बाद आपकी रिकवरी को बेटर करता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो सर्जरी से पहले हम शुरू करते हैं और पेशेंट को तैयार करते हैं फॉर सर्जरी। और हर पेशेंट की तैयारी अलग होती है डिपेंडिंग ऑन कि वो किस स्टेट ऑफ बॉडीली हेल्थ में है। तो ये हाई रिस्क पेशेंट्स के अंदर भी टेलर मेड प्लान्स के द्वारा Yes. आप एक सक्सेसफुल सर्जरी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। दी ओनली थिंग इज TKR और बाकी ऑर्थोपेडिक प्रोसीजर्स में सबसे बड़ा फर्क ये है कि TKR आप अपनी चॉइस से कराते हैं जी, ये इलेक्टिव है और ये एक लाइफस्टाइल सर्जरी है। मैं सबको ये बोलती हूँ, हम अपनी इच्छा से अपनी लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करने के लिए ये सर्जरी करा रहे हैं। तो डेफिनेटली अगर आप बहुत हाई रिस्क कैंडिडेट है तो ये डिस्कशन पेशेंट एंड पेशेंट की फैमिली के साथ हम बैठते हैं और उनसे क्लियरली स्टेट करते हैं कि ये कारणों से ये हाई रिस्क सिचुएशन में है। उसके बाद अगर वो लिमिटेशन ऑफ योर लाइफ या आप देयर आर पेशेंट्स हु से कि मैं तो चल पाता ही नहीं हूँ, मतलब इतना पेनफुल है कि आई कैन नॉट गेट अप फ्रॉम माई बेड एंड गो टू द वॉशरूम एंड डू माई डेली एक्टिविटीज, एंड इसीलिए मैं ये रिस्क लेने के लिए भी तैयार हूँ। तब टीम उसे बहुत ही सिक्योरिटी बीफ अप करके अपनी चलती है और उसे पूरी तरह से कहते हैं ना प्रोटेक्शन के एक कवर में लेके उस सर्जरी को कराया जाता है। मगर ये एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन रहता है जो कि अगेन टीम की तरह पेशेंट की फैमिली एंड क्लिनिशियंस की पूरी टीम साथ मिलकर लेती है।